हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम जो कि आपके एसएससी, सीएचएसएल या फिर सीजीएल में आता है। संख्या ऐसी चीज है जहां पे हम किसी भी मान लो कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे जो भी हम अंक रखते हैं उन अंकों को हम संख्या कहते हैं, या फिर एक या कई अंकों को मिलाकर हम संख्या बनाते हैं। तो संख्या में कई प्रकार की संख्याएं आती हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, ये सभी संख्याएं आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में अंकों का सबसे पहले शुद्ध मान ज्ञात करते हैं। तो अंकों का जो शुद्ध मान होता है, शुद्ध मान, किसी भी संख्या का शुद्ध मान उसकी स्वयं की वह संख्या, वह अंक होता है। जैसे सपोज दैट एक संख्या है ये 24,532। इसमें अगर पूछता है कि इसका शुद्ध मान बताइए, इसमें से 5 का शुद्ध मान, तो इसमें से 5 का शुद्ध मान 5 होगा, 3 का शुद्ध मान 3 होगा और 2 का शुद्ध मान 2 होगा। तो मतलब जो संख्या में जो भी अंक दिया है उसका शुद्ध मान वही संख्या होती है। तो शुद्ध मान तो आप जान गए, शुद्ध मान ये क्या था। इसे हम जातीय मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम जातीय मान, इसे जाति मान भी कहते हैं। फिर हम एक मान जानते हैं स्थानीय मान। इसी प्रकार हम देख लेते हैं इसका भी एग्जाम्पल। तो इसी का देख लेते हैं 24,532 में अगर पूछता है कि 3 का स्थानीय मान बताइए, तो 3 का स्थानीय मान 30 होगा। क्यों? क्योंकि इकाई दहाई, ये दहाई के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान 30 होगा। इसी प्रकार 5 का स्थानीय मान 500 होगा क्योंकि सैकड़े के स्थान पे है, और ये 1000 पे है तो इसका 4000 होगा। इसी प्रकार जो संख्या, जो अंक जहाँ पे है उसका स्थायी मान, उसकी जो एक्चुअल मान है वह उसका स्थायी मान होता है। अब हमने संख्या के बारे में तो जान लिया है कि संख्या क्या कहलाती है। संख्या कहलाती है कि कई अंकों को मिलाकर संख्या बनती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इन सभी अंकों को, अब 4, 3, 2, 1, ये क्या बन गई? अपनी संख्या। ये अंक हो गए, अंकों को मिलाकर संख्या बनाई जाती है। संख्या कई प्रकार की होती हैं। संख्या होती है, सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृत संख्या के बारे में कि प्राकृत संख्या क्या कहलाती हैं। प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। जो प्राकृत संख्या होती हैं वो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। इसमें जीरो नहीं होता है। जीरो आता है, वो आता है पूर्ण संख्या में। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्याएं जीरो से शामिल होती हैं, जीरो से शुरू होती हैं और जाकर अनंत तक समाप्त हो जाती हैं। ये होगा ये हमारी पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, जो कि हम इसमें जीरो शामिल नहीं होता है। और पूर्ण संख्या जो होती हैं वो जीरो से स्टार्ट होती हैं और अंत तक जाती हैं। इसी प्रकार जो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या में क्या होता है, धन वाले अंक व ऋण वाले, यानी कि प्लस और माइनस वाले दोनों अंक आते हैं। जैसे -3, -2, -1 व जीरो भी इसमें शामिल होता है। 1, 2, 3 यहाँ से लेकर इनफाइनाइट तक, और ये भी लेकर यहाँ से इनफाइनाइट तक होता है। तो ये हो गए हमारे शुद्ध मान। शुद्ध मान हम कैसे निकालते हैं? जिसका हुआ है किसी भी संख्या के का अंक उसका शुद्ध मान होता है, स्थायी मान। अब हम, और प्राकृत संख्या 1 से लेकर अंत तक होती है। पूर्ण संख्या 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है, इसमें जीरो शामिल होता है। और पूर्णांक संख्या जो होती है, पूर्णांक संख्या में ऋण वाली संख्या व धन वाली संख्या, यानी कि माइनस और प्लस वाली दोनों संख्या होती है, तथा जीरो भी इसमें शामिल होता है। फिर हमारी आती है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं तो पता होंगी कि भाज्य संख्या क्या कहलाती हैं।
भाज्य संख्याएं होती हैं वे प्राकृत संख्याएं जो एक व अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सकें, अर्थात जिनके आसानी से अन्य अभाज्य गुणनखंड हो सकें, भाज्य संख्या कहलाती हैं। मतलब वे प्राकृत संख्याएं जो एक से व किसी अन्य संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो सके, वह संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे भाज्य संख्याएं जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 लेकर जो भी संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, वह संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। और अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 लेकर बहुत सारी संख्या हैं जो कि अभाज्य संख्या होती हैं। इसमें से सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। और एक बात यहाँ पे देखने वाली बात है, जो एक है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। जो नंबर में एक संख्या आती है वो ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। अब इसके बाद आती है हमारी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में क्या होता है, जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। ये संख्याएं q इज नॉट इक्वल टू 0 होती हैं, मतलब जो अंश का ये हर का मान होता है वो 0 के मान के बराबर नहीं होता है। परिमेय संख्या या फिर सीधे संख्या होती है जैसे 1/2 और 3/2, 5/4, ये सब संख्या जितनी भी संख्या हैं, ये जो p बटा q के रूप में लिखी जाती हैं, ये सभी परिमेय संख्या कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्या होती हैं कुछ, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं संख्या कहलाती हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और जिनका कोई निश्चित अंत ना हो, इनका कोई अंत नहीं होता, निश्चित अंत नहीं होता, वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते वे हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। चलिए अब तो ये हो गए साधारण सी बातें कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं, कितनी संख्याएं होती हैं, क्या क्या होती हैं। और अब हम बात करते हैं कि इन संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और कैसे इन संख्याओं को जोड़ते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि n प्राकृत संख्याओं का योग। जो n प्राकृत संख्या, n मतलब अंत तक जितनी भी संख्या दी गई हैं उनका अंत तक n प्राकृत संख्याओं का योग। n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, जो कि सूत्र है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि 1 से 100 तक की जो प्राकृत संख्या है, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, तो 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का जो योग होगा, तो यहाँ पे n बराबर क्या है, 100, मतलब लास्ट नंबर क्या है अपना 100 है। तो 100 सूत्र हमारा क्या दिया है, n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, n है 100, तो 100 इंटू 100 प्लस 1/2, तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 इंटू 101/2, और ये 2 से यहाँ 50 हो जाएगा, और 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपना आ जाएगा आंसर। मतलब 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्या जितनी भी हैं उनका योग हमारा 50-50 आता है, यानी 5050। इसी प्रकार हम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। किस सूत्र से, इस सूत्र से हम n
इंटू एन प्लस 1/2 से हम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी प्रकार अगर वह पूछता है कि ए से बी तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना, मतलब जैसे पूछ देता है कि आप बताइए कि 51 से 100 तक की संख्याओं का योग, 51 से 100 तक की संख्याओं का योग, तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको भी एक सूत्र होगा कि इन दोनों का योग गुणे अंतर प्लस 1/2। मतलब 51 से 100 तक के अगर प्राकृत संख्या के बीच की संख्या से पूछ देता है कि 51 से 100 तक का बताइए या फिर 51 से 1000 तक की संख्याओं का योग बताइए, तो उसके लिए आपको करना होगा दोनों संख्याओं का योग और इंटू अंतर प्लस 1/2। तो योग के लिए क्या करेंगे हम? 51 प्लस 100 इंटू अंतर क्या हो जाएगा? 100 माइनस 51 प्लस 1/2। तो इसके हम करेंगे तो ये हो जाएगा 151 गुणे 100 प्लस 1, 101 हो जाएगा। 101 में 51 जाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 50/2। 2 से 1 कट जाएगा, बचेगा 25। और 151 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 एकम 25 हासिल 2 और 25 पंचे 125, 127 की 7 हासिलाई 12, 25 एकम 25, 25 और 12 37। तो 3775 ये अपना आंसर आ जाएगा। तो अगर बीच की संख्याओं से मतलब ए या बी की संख्याओं से पूछता है तो इसके लिए सूत्र होगा a प्लस बी इंटू बी माइनस ए प्लस 1/2। इसके लिए ये सूत्र होगा और n प्राकृत संख्याओं के योग के लिए ये वाला सूत्र होगा। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। तो दूसरे में हम पढ़ेंगे कि लगातार n सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग। तो लगातार n सम संख्याओं का योग के लिए इसके लिए सूत्र होता है x इंटू एक्स प्लस 1। तो क्या होगा इसमें कि जैसे लगातार n सम संख्याओं का योग पूछेगा, जैसे 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग बताइए। अब इसमें क्या होगा कि ये तो हो गए 100, क्या हो गया हमारा n, मतलब नंबर हो गया। अब हमें निकालना है x कैसे निकालेंगे कि इसमें पूछ रहा है कि लगातार n सम संख्याओं का योग बताइए। तो किसी भी संख्या में जितनी टोटल संख्याएं होती हैं उसमें से आधी संख्याएं सम होती हैं, आधी संख्याएं विषम होती हैं। तो विषम इसमें पूछ रहा है सम संख्या, तो सम संख्या के लिए क्या कर देंगे 100/2 तो 50। 50 हमारा क्या आ जाएगा x बराबर 50। तो 50 का सूत्र में हम मान रख देंगे तो 50 इंटू 50 प्लस 1 इक्वल टू 50 इंटू 51। सूत्र हमारा आंसर आ जाएगा 0। ये 25 50 यानी कि 2550 हमारा आंसर आ जाएगा लगातार n सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए। तो कोई भी संख्या हो 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का भी निकाल लेंगे, 1 से लेकर 10,000 तक की संख्याओं का सम संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो हमारे जो लगातार n सम संख्याओं का जो योग ज्ञात करेंगे तो इस सूत्र से हम निकाल लेंगे। अब इसी प्रकार अगर पूछता है कि लगातार n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का अगर योग ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सूत्र होगा हमारा x²। तो x हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये सम 50 सम संख्या हो गई, 50 विषम। तो 50 हमारा क्या आ गया? 50 इक्वल टू x आ गया। तो 50 का हम क्या कर देंगे? वर्ग के सूत्र में रखेंगे। तो सूत्र हमारा है x², तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। तो हमारा 2500 इसका आंसर आ जाएगा। तो लगातार n सम संख्याओं के योग के लिए सूत्र होता है x इंटू एक्स प्लस 1 और इसके लिए विषम संख्याओं के लिए होता है सूत्र x²। और जो x है, x हम निकालेंगे 100/2 करके, 100/2 यानी कि n/2 से हम x बराबर x निकाल लेंगे।
अब हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। हम यहाँ पे केवल अभी प्राकृत संख्याओं के बारे में बात करते हैं। प्राकृत संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, इसमें जीरो शामिल नहीं होता है। तो एक से लेकर जो अनंत अंक की संख्या है उनमें जो वर्ग, उनके वर्गों का योग। अब जैसे इसका सूत्र होगा, सभी के लिए सूत्र दिए गए हैं, सूत्र से हम लगा लेंगे। अगर वैसे निकालते हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा जटिलता हो जाती है, और सूत्र में हमारा बहुत ही सरल तरीके से निकाल लेते हैं। तो इसका सूत्र होता है n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। तो अगर एग्जाम्पल है, जैसे पूछता है एक से लेकर 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। अब ये क्वेश्चन दे देगा और ऑप्शन में दे देगा कि ये संख्याएं हैं। तो हमें क्या करना है कि 1 से लेकर 10 तक की वर्ग की संख्या, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ऐसे करके 10 का वर्ग निकालना है। तो यहां पे देखिए n बराबर क्या है 10, n बराबर हमारा दिया गया है 10। तो हम 10 का मान, इस जो n बराबर है n का मान रख देंगे हम सूत्र में। तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ 11 हो जाएगा, और 2n प्लस यानी कि 10 दूनी 20 प्लस 1 21, तो बटा 21 अपॉन 6। अब यहाँ पे देखिए 2 पंचा 10, ये 2 से कट जाएगा, और ये 2 6, और ये 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो 11 गुणे 35 हो जाएगा। ये 385 आंसर आ जाएगा हमारा। मतलब n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जो है 385 आएगा। किस सूत्र से, इस सूत्र से हम निकालेंगे n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। इस सूत्र से हम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है, जो भी संख्या है वो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हम इस सूत्र से निकालेंगे n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। अब हम बात करेंगे कि n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, इसके लिए सूत्र जो होगा वह सूत्र है n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 की होल पावर 2। ये हमारा इसके लिए सूत्र हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल है, 1 से लेकर 7, 1 से लेकर 7 तक के संख्याओं का योग निकालना है। मतलब इनके घनों का योग, यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब से लेकर 7 क्यूब तक का घन निकालना है। तो इसके लिए सूत्र दिया गया है, यहाँ पे n बराबर क्या आ जाएगा 7। तो 7 n इस सूत्र में रख देंगे, तो 7 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 2 का होल पावर स्क्वायर। तो यहाँ पे 56 बटा 2, यहाँ पे हो जाएगा 28 का होल स्क्वायर। अब 28 का हम वर्ग निकाल देंगे, 28 का वर्ग होता है 784। तो इस प्रकार हम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 से निकालते हैं। और अगर बीच की संख्या दी गई है, यानी कि a और b संख्या दी गई है, तो इसके लिए सूत्र होता है a प्लस बी इंटू बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन 2 होता है। फिर हमने पढ़ा लगातार n सम संख्याओं के योग, सम संख्याओं का अगर योग है तो x इंटू एक्स प्लस वन बट्टा 2, x इंटू एक्स प्लस 1 होता है। और सम संख्या इसमें से 100, जैसे 1 से 100 तक पूछता है तो उसमें 50 हो जाती हैं। तो n
जो x निकालेंगे वो x इक्वल टू n बाई 2 से निकालेंगे, और विषम संख्याओं के लिए सूत्र होता है विषम वर्ग एक्स स्क्वायर होता है। और फिर हमने पढ़ा n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जो है उसके लिए सूत्र होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। फिर इसके बाद हमने पढ़ा n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, इसके लिए सूत्र होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। तो इसके लिए n हम जानते हैं। अब हम बात करेंगे समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में हम क्या करेंगे कि एनवा पद, मतलब एनवा पद का मतलब होता है अंतिम पद। अंतिम पद किस प्रकार ज्ञात करें, तो हम ये समांतर श्रेणी में एनवा पद किस प्रकार ज्ञात करते हैं। समांतर श्रेणी में एनवा पद, तो इसके लिए सूत्र होता है कि टी एन मतलब एनवा पद इक्वल टू ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी, जहां पे ए क्या है, ए है हमारा प्रथम पद, एन है हमारा एनवा पद जो अंत का पद है, एनवा पद है, और फिर जो डी है वो है हमारा सर्वांतर, जो उन संख्याओं का अंतर होता है। अब समांतर श्रेणी में जो भी सवाल आएंगे तो उनमें उन संख्याओं के बीच में अंतर होगा, ना कि गुणा। तो जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम एक देख लेते हैं कि 2, 5, 8, 11 से लेकर इसमें 12वां पद बताना है कि इसका 12वां पद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन संख्याओं के बीच में जो अंतर है वह 3 का अंतर आता है। +3 का इसमें अंतर, +3 का इसमें, +3 का, तो +3 का अंतर देते देते ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 24 संख्या है। अब 8वीं संख्या तक यानी कि 12वें संख्या तक जाना है, तो उसके जो 12वीं संख्या आएगी वो कौन सी संख्या आएगी। तो इसके लिए हमें सूत्र दिया गया है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। तो अब ए क्या है, प्रथम पद, यहाँ पर प्रथम पद क्या दिया गया है, 2। तो प्रथम पद के लिए हम कर देंगे 2 प्लस फिर क्या है एन, एन मतलब एनवा पद, एनवा पद कौन सा है, 12। तो 12 हम यहाँ पे लिख देंगे, माइनस 1 कर देंगे। फिर क्या है, डी इंटू डी, तो डी क्या है, सर्वांतर, जो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, तो इनके बीच का अंतर है 3। तो इसे हम अब हल कर देंगे। तो इसे सॉल्व करने पर 2 + 1 यहाँ पे 33, यहाँ पे आ जाएगा अपना 35। मतलब जो इसका 12वां पद है वो 12वां पद आएगा हमारा 35। 35 हमारा जो है 12वां पद आ जाएगा। तो समांतर श्रेणी में जब एनवा पद ज्ञात करते हैं तो एनवा पद ज्ञात करने के लिए हमें ये सूत्र दिया गया है ए इंटू एन माइनस एक इंटू डी, जहाँ पे ए प्रथम पद है, एन अंतिम पद है तथा जो डी है वो सर्वांतर है। और हम इस प्रकार से जो सूत्र से हम सवाल, किसी भी सवाल को एनवा पद, किसी भी सवाल के एनवा पद हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी में एन पदों का योग। अभी तक हमने एनवा पद जो है, एनवा पद किस प्रकार निकालते हैं वो पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे एन पदों का योग। एन पदों का योग किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए सूत्र होता है, सूत्र क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद, ये हमारा सूत्र होगा। और बटे इसमें डिवाइड में आएगा 2। तो जो सूत्र है कि पदों की संख्या इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2, तो ये समांतर श्रेणी के एन पदों का योग ज्ञात करने के लिए है। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आ जाता है। एग्जाम्पल है कि 400 से 1000 के बीच की जो संख्याएं हैं वो 13 से विभाजित होने वाली। अभी पूछेगा कि 400 से 1000 के तक की बीच की संख्याएं, बीच की 13 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग क्या होगा।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 400 से 1000 के बीच में 13 से विभाजित होने वाली कुल संख्या किस प्रकार निकालेंगे। तो आप सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1000 से 13 को डिवाइड कर देंगे और 400 को हम 13 से डिवाइड कर देंगे, जो और फिर इनको एक दूसरे से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी संख्याएं जो है 400 से 1000 के बीच में विभाजित होती हैं। तो 400 से 1000 के बीच में तो 1000 बटा 13 और इसमें क्या कर देंगे माइनस हम 400 बटा 13। तो जो संख्या अपनी आएगी वो संख्या इन बीच की संख्याओं के 13 से विभाजित होने वाली संख्या सभी ज्ञात हो जाएंगी। तो 13 का 1000 से भाग देंगे तो ये जाएगा 7 बार, फिर जाएगा ये 6 बार। तो 1000 में टोटल 1000 संख्याओं में जो 76 संख्या हैं वो 13 से विभाजित होती हैं। तो ये हमने कर दिया 13, वो 76। अब माइनस में जो 400 से संख्या है, 400 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो 400 से हम इसका डिवाइडेशन कर देंगे 13 का। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 13 39, 1 0, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30। तो जो 400 संख्या है, 400 में से 13 टोटल 400 में संख्याओं में से 13 से विभाजित होने संख्याओं की संख्या 30 है। तो 76 में 30 हो जाएगा तो 46। मतलब यहाँ पे हमें ये क्लियर हो गया कि जो 1000 से 400 के बीच में, सॉरी 400 से 1000 के जो बीच में 13 से विभाजित होने वाली संख्या है वो संख्या 46 है। अब हमें इसका क्या करना है, जो संख्या दी गई हैं उन संख्याओं का योग ज्ञात करना। हमें ये तो पता है कि वो संख्या 46 है, लेकिन वो संख्या कौन कौन सी है, उनका योग क्या है, ये हमें ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें क्या करना है कि पदों की संख्या कितनी है, टोटल 46। ये तो हमें पता है कि 1000 से 400 से 1000 के बीच में जो 13 से विभाजित होती है संख्याएं, वो संख्या टोटल कितनी है, 46। तो 46 से जो संख्या विभाजित होती हैं तो पदों की संख्या कितनी हो गई हमारी, 46 हो गई। अब पहला पद, जो 13 से पहला पद है, 13 से विभाजित होने वाला, वह पद कौन सा है, तो 400 से 400 के अंदर, मतलब 401, 402, 403, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो 13 से विभाजित होती है। तो पहली संख्या हम देखें, पहला पद देख लेते हैं। तो पहला पद क्या होगा, 401 13 से विभाजित नहीं होता है। 402 देख लेते हैं, 402 ये भी नहीं होता है, 402। 403 देखते हैं, तो ये मतलब 403 जो संख्या है वो 13 से डिवाइड हो जाती है। तो हमारी पहली संख्या क्या हो गई, पहला पद क्या हो गया, 403। मतलब 46, टोटल 46 संख्याओं में से एक संख्या को हमें कौन सी ज्ञात हो गई, 403। तो 403 जो संख्या है वो 13 से डिवाइड हो जाती है ना। अब इसको 403 फिर सूत्र में क्या दिया गया है, पहला पद प्लस अंतिम पद। अंतिम पद की संख्या हम देखेंगे जो 13 से विभाजित होती है। तो 999 देखेंगे तो 999 13 से विभाजित नहीं होती है। 998 देख लेंगे तो जो 998 है वो भी 13 से विभाजित नहीं होती है। 997, 996, तो हमें पता है कि जो 988 है, 988 13 से डिवाइड होती है। ये देखिए 13 सत्ते 91, 7 13 छंग 78। तो जो 988 संख्या है वो 13 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अंतिम जो संख्या हमें मिल गई वो अंतिम संख्या जो है वो 988, इन 46 संख्याओं में से एक संख्या 988 है और बटे में 46 हो जाएगी। यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, 46, 2 डिवाइड 2। अब हम इसका सॉल्व कर देंगे, इसे हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ 23 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 23 इंटू इसका गुणा कर देंगे, जाएगा 31,993। ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 400 से 1000 तक के बीच की जो संख्या है वो जो कि 13 से विभाजित होती हैं, उनका जो योग है
29,993 है। तो अब इसी प्रकार वो कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है कि 400 से 1000 तक की बीच की संख्या में से 13 से व्यक्त होने वाली कुल संख्याएं कितनी है। कभी कभी संख्या पूछ देगा कुल टोटल संख्याएं कितनी है, या फिर पूछ देगा कि 400 से 1000 की बीच की संख्याएं कुल कितनी है। तो वो तो हम उस वाली विधि से ज्ञात करेंगे कि n इंटू एन प्लस 1/2 से, या फिर a प्लस बी इंटू बी माइनस ए प्लस 1/2 से, उससे हम सॉल्व करेंगे। अगर यह 13 जिसे जो विभाजित है, यहाँ पे वो कुछ भी पूछ सकता है कि 13 से विभाजित होने वाली, या फिर विभाजित ना होने वाली, या फिर कोई भी संख्या पूछ सकता है वो। तो हम चलते हैं आगे गुणोत्तर श्रेणी में। अब देखिए हम आते हैं गुणोत्तर श्रेणी में। तो गुणोत्तर श्रेणी, अब जैसे हमने समांतर श्रेणी में पता कि समांतर श्रेणी का nवां पद यानी कि अंतिम पद किस प्रकार निकालें, और फिर समांतर श्रेणी की n पदों का योग किस प्रकार निकालें, इसी प्रकार हम गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी में क्या होता था कि बीच में जो संख्याएं गैप होता था उनमें अंतर होता था। 3 का अंतर हो सकता है, 2 का अंतर हो सकता है, 1 का अंतर हो सकता है, 5 का अंतर हो सकता है। तो उसमें समांतर श्रेणी का मतलब समान अंतर, जो कि समान रूप से अंतर हो, वो समांतर श्रेणी है। अब यहाँ पर है गुणोत्तर श्रेणी, मतलब इन जो संख्या दी जाएंगी उनमें गुणे का अंतर होगा, गुणा का अंतर होगा। तो इसके लिए, इस गुणोत्तर श्रेणी के लिए हम nवां पद किस प्रकार ज्ञात करें। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए इसके लिए सूत्र होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1। जो a क्या है, यहाँ पे a है प्रथम पद, जैसे समांतर श्रेणी में था इसी प्रकार इसमें भी a प्रथम पद है। और जो r है हमारा, r वह है वो गुणों का अंतर, संख्याओं का अंतर। और n हमारा अंतिम पद है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे 3, 6, 12, 24 और 48, 56 से लेकर 10वां पद, इसका जैसे 10वां पद निकालना है। एग्जाम्पल है 3, 6, 12। अब इसमें देखिए, आप यहाँ पे देखिए, इसमें इंटू 2 का बीच में दिया गया है, तो 2 का गुणा सभी में हुआ है ना। यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 56। तो 2 का गुणा है, मतलब आप हम देखकर इसमें समझ जाएंगे कि गुणोत्तर श्रेणी में है। अगर बीच में समान संख्याओं का अंतर होता है, जैसे 2 से 3, 3 का अंतर होता, प्लस का होता या माइनस का होता, तो उसमें हम समझ जाते हैं कि वो समांतर श्रेणी में। अब इसमें गुणों का अंतर है तो हम समझ जाएंगे गुणोत्तर श्रेणी में है। तो इसमें हम प्रथम पद देखेंगे, तो प्रथम पद इसका है a बराबर 3 है। r कितना सर्वांतर, इसमें जो अंतर दिया गया है, तो क्या कर देंगे, इसका आ जाएगा 2। और n क्या है, 10वां पद, 10वां पद ज्ञात करना है हमें। तो इस सूत्र में हम मान रख देंगे, इस सूत्र में। तो आपको सबसे पहले इसमें सभी सूत्र ज्ञात करने होंगे। आपसे जब सूत्र बनने लगेंगे तो आप सभी जितने भी ये कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ये सभी आपसे सॉल्व करते बन जाएंगे। ये सब संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, रेलवे वगैरह में और एसएससी वगैरह में ये आते हैं क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो चलिए अब इन मानों को हम सूत्र में रख देते हैं। तो सूत्र में रखने के बाद nवां पद क्या होगा, a बराबर 3 है गुणे r, r यानी कि 2, n कितना 10, 10 माइनस 1। तो ये सूत्र हो जाएगा 3 गुणे 2 की पावर 9, 3 गुणे 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा, मतलब 64 गुणे 8 कर देंगे। तो यहाँ पे 64 गुणे हो जाएगा 24, इसका टोटल गुणा आ जाएगा 15, 36। तो देखिए इस प्रकार हम इसका जो nवां पद है, nवां पद इस प्रकार निकाल लेंगे। गुणोत्तर श्रेणी में जो nवां पद है, इस प्रकार nवां पद पूछेगा। तो आपको वहां पर बताया नहीं जाएगा कि ये समांतर श्रेणी में है कि गुणोत्तर श्रेणी में, यह आपको खुद पता करना पड़ेगा कि ये समांतर श्रेणी में है कि गुणोत्तर श्रेणी में है। तो इसके लिए हम ज्ञात करेंगे।
अब इसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्लस माइनस में पूछ देता है। जैसे अब देखें कि गुणोत्तर श्रेणी में कभी कभी ऐसे हो जाता है, जैसे प्लस माइनस है ना, 1 - 2 + 3 - 4 डैश डैश 151 से ज्ञात करना है। तो 151 तक ऐसे ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो nवां पद है, ये nवां पद क्या है हमारा, विषम। इसमें हम सम और विषम देखेंगे। तो सम और विषम देखेंगे तो सम संख्याओं के लिए सूत्र होगा, देखिए यहाँ पर विषम है तो विषम के लिए सूत्र होगा n + 1/2 और सम के लिए होगा n/2। तो यहाँ पर हमारा विषम है तो 151 + 1/2 तो 152/2 और यहाँ पर हमारा 76 आ जाएगा। और अगर सम होता तो हम सम का कर लेते, है ना। तो सम के लिए हमारा सूत्र होता है माइनस का, ये माइनस का n/2 होता है। जैसे सम के लिए देख लेते हैं एग्जाम्पल, 1 - 2 + 3 - 4 इसी प्रकार से जाकर 140 तक। तो इसका जो योग है ये क्या निकलेगा, तो इसके लिए सम संख्या क्या है, 140 है। 140/2 माइनस का, तो यहाँ पे हम इस मान कर देंगे तो माइनस का 70 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार गुणोत्तर श्रेणी के nवां पद के लिए सूत्र ये है। तथा अगर विषम और सम संख्याएं आती हैं तो विषम संख्याओं के लिए सूत्र n + 1/2 और सम संख्याओं के लिए -n/2 हो जाएगा। तो फ्रेंड, संख्या पद्धति के लिए आज के लिए बस इतना ही। हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे इससे संबंधित जो सवाल हैं, इम्पोर्टेंट सवाल हैं, वो सवाल किस प्रकार आते हैं और एसएससी वगैरह, एनटीपीसी, रेलवे वगैरह में ये सब सवाल पूछे जाते हैं। संख्या पद्धति में आज के लिए इतना ही। तो नंबर सिस्टम है, हम अगली वीडियो में आपको इसके जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं तथा जो इसके टॉपिक हैं वो हम आपको बताएंगे। थैंक यू।